सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस कक्षा में हम संस्कृत 3 to 5 कोड का CUET UG का जो सिलेबस है 2025 के लिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो उपलब्ध है इसके बारे में, लेकिन इस कक्षा में हम और अच्छी प्रकार से सिलेबस को चर्चा करेंगे क्योंकि वहाँ पर उतने अच्छे से चर्चा नहीं किया गया। तो सबसे पहले देखिए कि सिलेबस में कई सारे यूनिट है, ठीक। तो पहला यूनिट में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप सबको बस सामान्य परिचय ही पढ़ना है, उतना ज़्यादा विशेष में जा कर के नहीं पढ़ना। लेकिन जितने भी वीडियोज़ इस चैनल में उपलब्ध है उन सबको आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले यूनिट में है शब्द रूपाणी वाक्येषु विभक्ति प्रयोगः। तो शब्द रूप के ज़रिए आपको जो विभक्तियों का ज्ञान होगा उसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। तो इन सब के वीडियोज़ चैनल पर उपलब्ध है, एक तो अजंत के लिए, एक हलंत के लिए और एक सर्वनाम के लिए। तो आप सब देख सकते हैं। तो देखिए कि अजंत अच यानी स्वर वर्ण और अंत में स्वर वर्ण वाले जितने भी शब्द रूप है उनको अजंत शब्द रूप कहते हैं। तो अजंताः उसमें देखिए बालक, क के बाद जो अ है इसीलिए अजंत। फल, ल के बाद अ है। रमा, कवि, मति, वारी, नदी, शिशु, धेनु, मधु, मातृ, पितृ, कर्तृ, सखी, दात्री, नृ, स्वस, अक्षिगो, वधु इत्यादि। देखिए सभी में क्या है कि अंतिम में स्वर वर्ण दिखाई देता है, इसीलिए अजंताः कहा गया है। और यहाँ पर स्वस देखिए वह एक विशेष यहाँ पर दिया गया है, ठीक। तो उसके बाद जो हलंत है, हलंत यानी हल वर्ण, हल यानी व्यंजन वर्ण। तो अंतिम में अगर व्यंजन वर्ण आता है तो उसे हलंत शब्द कहते हैं। और हलंत शब्दों का शब्द रूप भी आप सबको देखना है, जैसे राजन, भवत, आत्मन, विद्वस्, वाच, पथिन, मरुत, तादृक, दिश, धनिन, पंचन, अष्टन, नवन, दशन इत्यादि। देखिए सभी में अंतिम में व्यंजन वर्ण है या फिर हल वर्ण है, ठीक। तो देखिए कि सर्वनाम, सर्वनाम तो आप सबको ज्ञात ही है। सर्वनाम यानी सभी के लिए जो बोला जा सके। तो सर्व, तत्, यत्, किम, इदम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। और अस्मद और युष्मद, ठीक। तो इन सब के बारे में चैनल पर वीडियोज़ आप सबको मिल जाएंगे, आप सब वहाँ पर जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। फिर अगला विषय है, देखते हैं जो द्वितीय यूनिट है, वहाँ पर धातु रूप के बारे में चर्चा करना है। तो धातु रूप का वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है, आप सब जा कर के वह देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आत्मनेपदिनः और परस्मैपदिनः आप सबको याद ही है कि दो प्रकार के धातु रूप चलते हैं, एक तो परस्मैपदी और आत्मनेपदी। और दोनों में 10-10 लकार होते हैं, लट, लिट, लोट, लिट इत्यादि प्रकार से, ठीक है। लेकिन आप सबको 10 लकारों को पढ़ना नहीं, जितने भी परस्मैपदी शब्द है, परस्मैपदी धातु रूप है, उन सब का 5 लकार ही, लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग, सिर्फ 5 लकार ही पढ़ना है। तो किन धातुओं का 5 लकार पढ़ना है? गम, नम, अस, हस, रु, नस, आप, शक, इश, प्रच्छ, क्री, ज्ञा, भक्ष, चिंत, नृत, कथ, नी, पच। तो इन सब के बारे में चैनल में वीडियोज़ उपलब्ध है, आप सब जा कर के देखिए और प्रयास कीजिए, पुनः पुनः बारंबार प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए और कंठस्थ कीजिए, ठीक है। तो एक तो देखिए कि एक परस्मैपदी धातु होते हैं, एक आत्मनेपदी और एक उभयपदी। उभयपदी यानी परस्मैपदी भी बनेगा और आत्मनेपदी भी
एक ही धातु का बनेगा। तो ऐसे भी कई सारे धातु है, लेकिन आप सबको परस्मैपदी और आत्मनेपदी अलग अलग से पढ़ना है। आत्मनेपदी में देखिए 10 लकार है, लेकिन 10 लकारों में सिर्फ 3 लकार को ही पढ़ना है, यानी 5 लकार को भी नहीं पढ़ना, लट लृट लंग इत्यादि। तो केवल 4 धातु है आत्मनेपदी सिलेबस में, लब, सेब, वंद और याच। तो आप सब चैनल में जाइए और वीडियोस का फ़ायदा उठाइए। ठीक, देखिए अगला यूनिट है संधि और संधि विच्छेदाः। तो संधि भी 3 प्रकार के प्रायशः होते हैं, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि इत्यादि। तो आप सबको सभी संधियों को नहीं पढ़ना, यहाँ पर जितने भी संधि लगाए गए सिलेबस में उतना ही पढ़ना है। संधि यानी क्या है, तो आप सबको जानना चाहिए कि परः सन्निकर्षः संहिता। तो सूत्रों में संधि को संहिता कहा गया है। परस्पर परः सन्निकर्षः संहिता, तो अगर 2 वर्ण एकदम साथ साथ रहते हैं तो उसे संधि या संहिता कह सकते हैं। तो उसका वृत्ति इस प्रकार से है कि वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्। तो वर्णों का अतिशय जो सन्निधि है, अतिशय पास में अगर वर्ण है तो उनको जोड़ना चाहिए, तो उसे ही संधि कहते हैं। ठीक, तो देखिए कि 3 प्रकार के स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादिः, पूर्वरूप इत्यादि पढ़ना है। तो अदें गुणः, वृद्धिरादैच, इको यणचि इत्यादि सूत्र है। अकस्स वर्णः दीर्घः, तो इत्यादि सूत्रों को आप सबको पढ़ना है और उदाहरण उसके साथ साथ संधि विच्छेद वगैरह करके देखना है। ठीक, तो फिर से अगला है कि व्यंजन संधि, श्चुत्व,ष्टुत्व, जस्त्व, अनुनासिक, अनुस्वार, परस्स वर्ण इत्यादि आप सबको पढ़ना है। ठीक, तो ये सब भी वीडियोज़ आप सबको चैनल में मिल जाएंगे। फिर अगला है विसर्ग संधि। संधि में ही विसर्ग संधि, उत्वम, रत्वम, लोपः, विसर्ग स्थाने श, श, श। तो विसर्ग के स्थान पर उ होता है, कभी कभी र होता है, कभी लोप होता है, कभी तीनों श में कोई सा भी एक स होता है। तो वो भी आप सबको जानना है। ठीक, तो अगला यूनिट है समासः विग्रहाः च। तो देखिए वर्णों को अगर जोड़ेंगे तो उसे संधि कहेंगे, और पदों को अगर जोड़ेंगे तो उसे समास कहेंगे। तो पद का लक्षण क्या है, सुप्तिङन्तम पदम। सुबंत इत्यादि 21 प्रत्यय जो है और तिङन्त इत्यादि जो प्रत्यय है, उन सबको अगर शब्द में या फिर धातु में जोड़ेंगे तो शुबंत और तिङन्त शब्द बनेंगे। उन्हीं को ही प्रत्यय कहते हैं, यानी विभक्ति इत्यादि लगने के बाद, माफ़ कीजिए प्रत्यय नहीं, उन्हें पद या फिर शब्द कहेंगे। तो इत्यादि विभक्ति जब लगेंगे तो शुप और तिंग इत्यादि विभक्ति अगर लगेंगे तो उसे पद कहेंगे। और पद को अगर हम जोड़ेंगे 2 से अधिक या फिर 2 पद को अगर जोड़ेंगे तो उसे समास कहेंगे। कहते हैं कि समर्थः पदविधिः, समसनम समासः, तो इत्यादि लक्षण प्राप्त होते हैं। तो अनेकानां पदानां एकपदीकरणम समासः इत्यादि भी लक्षण मिलता है। तो समास 5 प्रकार के हैं, केवल समास, अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। लेकिन आप सबको यहाँ केवल समास के बारे में नहीं पढ़ना, केवल पढ़ना है अव्ययीभाव समास, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। तो अव्ययीभाव में भी कई प्रकार के समास मिलते हैं। तो अव्ययीभाव समास का लक्षण है कि पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययीभावः इत्यादि मैंने कक्षाएं अपलोड किया हुआ है चैनल पर, आप सब जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर भी यथार्थ, प्रति, उप, अनु, निर, सह आदि इत्यादियों का विशेष करके ध्यान रखना है। तो चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप सब जाकर के देखिए, अध्ययन कीजिए। फिर द्वंद्व समास, वहाँ पर इतर इतर द्वंद्व, समाहार, एकशेष इत्यादि पढ़ना है। ठीक, 4 थे द्वंद्व, ऐसे सूत्र मिलता है। तो तत्पुरुष समास, विभक्ति तत्पुरुष, कर्मधारय यानी समानाधिकरण तत्पुरुष, वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है। द्विगु समास, उपपद तत्पुरुष समास इत्यादि। तो आप सबको यह
उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः, यह समास भी देखना है। तो अंतिम में है बहुब्रीहि, तो अन्य पदार्थ प्रधानः बहुब्रीहि समासः, ठीक है। तो वो भी आप सबको अच्छे से देखना है। चलिए तो अगला देखते हैं कि प्रत्ययाः। प्रत्यय यानी शब्द और धातुओं के बाद प्रत्यय लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यय यूनिट में केवल 3 प्रत्ययों को पढ़ना है। 3 यानी मुख्य रूप से देखिए कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय यानी क्री यानी करणार्थ, तो धातुओं में क्रिया जहाँ पर होता है, धातुओं के बाद जो प्रत्यय लगेंगे उन सबको कृत प्रत्यय कहेंगे, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय जो है वह सब शब्द के बाद लगेंगे तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। शब्द यानी सुप विभक्ति जिनमें लगते हैं, जैसे राम, वसुदेव इत्यादि शब्द के बाद, जने पृथा, कुंती इत्यादि शब्द के बाद प्रत्यय तद्धित प्रत्यय लग करके कौन्तेय, पार्थः, वासुदेवः इत्यादि शब्द बनते हैं, ठीक है। तो कृत प्रत्ययों में कितने प्रत्यय पढ़ने हैं? तक, तबतु, तब्यत, अनियर, क्षत्रि, सानच, तिप, त्वा, ल्यप, तुमुन, त्रिच इत्यादि प्रत्यय पढ़ने हैं, ठीक है। तो त, तबतु, निष्ठा, तब्यत, तब्यानियरः, रिह, लोर, ण्यत, ण्यत नहीं पढ़ना यहाँ पर। तुमुन, तुमुन कर्तृकेषु इत्यादि, समान कर्तृकेषु तुमुन इत्यादि लक्षण है, आप सबको वीडियो चैनल में मिल जाएंगे, बस फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। फिर तद्धित प्रत्ययों में मतुप, इन, ठक, ठय, त्व, तल इत्यादि सिर्फ इन्हीं प्रत्ययों को पढ़ना है। और स्त्री प्रत्ययों में केवल टाप और नीप प्रत्यय पढ़ना है, ठीक है। उपपद विभक्ति, जितने भी कारक विभक्ति में वहाँ पर उपपद विभक्तियों के बारे में चर्चा किया गया है। समया, निकषाः, प्रतियोगेपि इत्यादि लक्षण। तो शब्द के लगने पर अगर विभक्ति वहाँ पर अलग हो जाता है तो इस प्रकार से उपपद विभक्ति का प्रयोग मिलते हैं, तो वो सब भी आप सबको पढ़ना है। तो वह भाषिक कार्य अगला यूनिट है। देखिए विशेषण विशेष्य पदचयनम, पेशेष गद्यांश या फिर वाक्य मिलेगा वहाँ पर विशेष्य और विशेषण। विशेषण यानी गुण, क्वालिटी जो दिया गया है वह विशेष्य पद का, और विशेष्य यानी नाम पद इत्यादि आप सबको चयन करना है। कर्तृ क्रिया पद चयनम, फिर वाक्य या फिर गद्यांश मिलेगा वहाँ पर कर्तृ यानी कर्ता जो है और क्रिया यानी धातु, तो वह भी आप सबको जानना चाहिए। फिर पर्याय विलोम पद चयनम, पर्याय यानी समानार्थक, विलोम यानी विपरीतार्थक इत्यादि भी पढ़ना है, ठीक। तो अगला है साहित्य से छंदसाम स उदाहरण लक्षण परिचय, उदाहरण के साथ लक्षण का परिचय। और श्लोकेषु छंद अभिज्ञानम, श्लोकों में छंद कौन सा है वो भी आप सबको जानना है। तो छंदांश कौन से छंद पढ़ने हैं? यहाँ पर केवल लौकिक छंद है, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी, शिखरिणी, शार्दूल विक्रीडित और मंदाक्रांता। तो छंद 2 प्रकार के हैं, लौकिक छंद 2 प्रकार के, वर्णिक और मात्रिक। तो यहाँ पर मात्रिक छंद नहीं है, केवल वर्णिक छंद। वर्णिक यानी जहाँ पर वर्णों को गिना जाता है, तो उसके बारे में भी मैंने कक्षा ली हुई है, तो आप सब जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला है, क्या है अगला? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो अलंकार 2 प्रकार के, 3 प्रकार के प्रायः शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आप सबको शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष 3 पढ़ना है। अनुप्रास के भी कई सारे भेद हैं। इस प्रकार से आप सबको अलंकार देखना है। शब्दालंकार जहाँ पर शब्द का प्रभुत्व या फिर शब्द से काव्य को अतिशय सुंदर कर दिया है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थ प्रधान नहीं, वहाँ पर शब्द प्रधान है, ठीक है। तो अर्थालंकार यानी काव्य का जो अर्थ है उसमें कुछ चमत्कारित्व दिखाया जाता है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थ के ऊपर गुरुत्व प्रदान करके
अर्थ के ऊपर प्रधानता अर्पण करके वहाँ पर अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास इत्यादि। ठीक, तो अंतिम जो सोपान, अंतिम जो यूनिट है वह है संस्कृत साहित्यस्य सामान्य परिचयः। तो ये दिखने में तो सिर्फ एक वाक्य है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे विषय अंतर्भुक्त होते हैं। जैसे कि संस्कृत साहित्य में वैदिक साहित्य है, फिर साहित्य जो है काव्य साहित्य वह है, लौकिक साहित्य, और फिर दर्शन साहित्य है, और कई सारे विज्ञान के जो ग्रंथ है वो सभी। लेकिन इतने ब्रॉड सेंस में, इतने विस्तार पूर्वक पढ़ना नहीं, सामान्य परिचय ही आप सबको जानना है। तो उसके भी वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे, और अच्छी प्रकार से कई वीडियोज़ आएंगे, और मॉक टेस्ट के लिए कई सारे वीडियोज़ उपलब्ध है। आप सब चाहिए अच्छे से तैयारी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और निरंतर अध्ययन में लगे रहिए। आप सबका CVT अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छा मार्क मिल जाएगा। और संस्कृत के लिए, CVT UG के लिए यह चैनल अत्यंत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस जो है वह निःशुल्क आप सबको पढ़ने को मिलेगा। पूरा का पूरा शब्दशः सिलेबस पढ़ने को मिलेगा। अच्छे प्रकार से वीडियोज़ आएंगे, तो आप सब सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज के कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।